अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर के बारे में कल हमने आप लोगों को बताया था, लेकिन आज मैं फिर से बता देती हूँ सारी चीजें। तो सबसे पहले हम इसमें इस चैप्टर में क्या है, हमारा जीन्स है, डीएनए है और आरएनए है। डीएनए यानी डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड। दो तरह के एसिड होते हैं जो डीएनए होते हैं एंड आरएनए, जो हमारे लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। नाउ डीएनए, डीएनए हमारा मोनोमेरिक यूनिट है। मोनोमेरिक यूनिट कल भी मैंने बताया था, यानी कि हमारा डीएनए का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और इसकी लेंथ क्या है? लेंथ कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसकी लेंथ पता कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड्स है और बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो 48,502 है हमारे बेस पे। तो इसका हमारा है ई क्लोराइड। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? तो ये सबसे पहले हमारा है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स है और हमारे बेस पेयर है 48,502। तो अब हम इसे निकालेंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे, 48,502 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 97,000। ये आएगा हमारा आंसर। जो ज्यादा से ज्यादा नीट में पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड्स का हमारा कितना, वो ज्यादा ज्यादा पूछा जाता है, हाँ, कि हमारे कितने न्यूक्लियो लेंथ क्या है उसकी। तो लेंथ उसकी ये है, हमारा आंसर यही उसकी लेंथ होगी। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, पर इसका इजी वे यही है कि जितना भी नंबर हो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा डीएनए की लेंथ। डीएनए की लेंथ आप लोग सब लोग याद रखिएगा किस तरह निकालना है। बेस पेयर को, जो बेस पेयर का नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शंस में दिया होगा, उसी को हम कहेंगे उसका आंसर। अगर नीट में डिप्लॉयड पूछ रहे हैं तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। इसे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा हमारा आंसर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा डिप्लॉयड के लिए। अब नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली मतलब मैंने बताया था कल, पॉली मतलब होता है, पॉली मीन्स चेन एंड न्यूक्लियोटाइड मीन्स मोनोमर। न्यूक्लियोटाइड हमारे हो गए मोनोमर। पॉली मीन्स सब लोग याद रखिएगा चेन एंड न्यूक्लियोटाइड मीन्स मोनोमर। पॉली मीन्स चेन एंड न्यूक्लियोटाइड मीन्स मोनोमर। न्यूक्लियोटाइड चेन जो है हमारा कितने टाइप में होते हैं? अब इसके टाइप्स, a nucleotide has 3 components, a nitrogenous base,
पेंटोज शुगर, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए एंड डाइरोबोज फॉर डीएनए एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। कल मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि नाइट्रोजनस बेस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक प्यूरीन और एक पिरिमिडाइन। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, आप सब लोग ये बताइए कि प्यूरीन और पिरिमिडाइन जो होता है उसमें किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, किस टाइप की रिंग होती है। सब लोग मुझे ये पूछ रही हूँ कि प्यूरीन और पिरिमिडाइन जो होता है वो हमारा डबल लेयर होता है, सिंगल लेयर कौन सा होता है, डबल डबल रिंग कौन सी होती है, सिंगल रिंग कौन सी होती है। प्यूरीन कौन सी रिंग है और पिरिमिडाइन कौन सी रिंग है। सब लोग आंसर दीजिए। कुछ ने करेक्ट बताया है, कुछ ने गलत भी बताया है। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ स्ट्रक्चर समझा के। या मुमताज, पिरिमिडाइन सिंगल एंड प्योरीन डबल। हमेशा से याद रखिएगा, प्योरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और पिरिमिडाइन सिंगल रिंग होता है प्योरीन का। स्क्रीन दिख रही है ना सबको। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। हेलो। यस मैम। ओके। ये स्ट्रक्चर हमारे कहाँ पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस में। नाइट्रोजनस के दो टाइप होते हैं, प्योरीन, फर्स्ट इज प्योरीन एंड सेकेंड इज पिरिमिडाइन। ये प्योरीन का स्ट्रक्चर है। प्योरीन हमारा डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब अगर इसकी पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन देखें तो हमारा क्या होगा। सबसे पहले हमारा सबसे पहले हमारा नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। 1 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ इधर 7 8 एंड 9। अब मैं आपसे पूछूं कि प्योरीन में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो इसका आंसर होगा 1 3 7 एंड 9 पे हमारे नाइट्रो होते हैं, यानी नाइट्रोजन होते हैं। तो हमारे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर है इस रिंग में। 1 पे है, 3 पे है, 7 पे है एंड 9 पे है। हमेशा याद रखिएगा, प्योरीन डबल रिंग एंड पिरिमिडाइन सिंगल। प्योरीन डबल, पिरिमिडाइन सिंगल, हमेशा याद रखिएगा। ये हमारा प्योरीन का स्ट्रक्चर। ये हमारा प्योरीन का स्ट्रक्चर है। ये हमारा प्योरीन का स्ट्रक्चर है। अब होगा हमारा पिरिमिडाइन का स्ट्रक्चर। अब पिरिमिडाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो पिरिमिडाइन में हमारा सिंगल रिंग बनेगा कुछ इस टाइप का। सबसे पहले पिरिमिडाइन, पिरिमिडाइन। अब ये है हमारा पिरिमिडाइन का स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन की नंबरिंग, तो नाइट्रोजन की नंबरिंग हमारी होगी 1 2 एंड 3।
अब ये नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इस रिंग में, तो वो है 1 और 3 पे। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 1 पे और 3 पे, दो जगह प्रेजेंट है। ठीक है। ये हमारा दो जगह प्रेजेंट है, 1 पे और 3 पे। ये है सिंगल रिंग। pyrimidine हमारा सिंगल रिंग एंड प्योरीन हमारा डबल। नाउ ये हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात। अब हमारा प्योरीन, अब हमारा प्योरीन और pyrimidine क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है या होमोसाइक्लिक, कोई बता सकता है? इज दिस होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, कोई मुझे बता सकता है? या हेट्रोसाइक्लिक, या हेट्रोसाइक्लिक। गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। दोनों हेट्रोसाइक्लिक होगा नूर, दोनों हेट्रोसाइक्लिक होगा, pyrimidine भी और प्योरीन भी। ठीक है, दोनों हेट्रोसाइक्लिक होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन खोल लूं। जो कंपाउंड है उसने रिंग कंटेन किया हुआ है, यानी कि pyrimidine में भी आपने देखा कि एक रिंग स्ट्रक्चर बना, डबल रिंग स्ट्रक्चर, और pyrimidine में भी आपने देखा कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बना। प्योरीन डबल एंड pyrimidine सिंगल, तो दोनों में रिंग कंटेन है, इसी वजह से इसे हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। हाँ, सबा, गुड। जिसमें रिंग बनता हो, जिसमें रिंग बनता है उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। ठीक है। अब नाउ इसके एग्जाम्पल्स, तो हमारा साइटोसिन, हमारा साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमाइन, यानी कि सी, यू एंड टी। सी यानी कि साइटोसिन, यू यानी कि यूरेसिल या यूरेसिस, टी यानी कि थाइमाइन। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, आप सब लोग अपनी बुक लेके बैठे हैं ना, ये वाली सब लोग ने ये बुक लेके बैठे हैं? यस मैम, सबके पास है। ठीक है, तो आप लोग पेंसिल से इसको मार्क करते चलिए। साइटिन के ऊपर, साइटिन को सर्कल करिए और उसके ऊपर लिखिए, सब लोग लिखिए कि ये आरएनए और डीएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। ये हमें कहाँ मिलेगा, साइटिन, डीएनए और आरएनए बोथ, दोनों में मिलता है। और हमारा यूरेसिल सिर्फ आरएनए में मिलता है। सब लोग सर्कल करते चलिए और लिखते चलिए मेरे साथ। तो इससे कभी भी आप कहीं पे भी देखेंगे ना तो आपको नॉमेनक्लेचर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आरएनए और डीएनए बोथ, दोनों में होता है ये। साइटोसिन आरएनए डीएनए दोनों में मिलता है, यूरेसिल हमारा सिर्फ आरएनए में मिलता है, एंड थाइमीन हमारा सिर्फ डीएनए में मिलता है। साइटोसिन बोथ डीएनए और आरएनए, यूरेसिल only found in RNA and thymine only found in DNA। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, थाइमीन इज प्रेजेंट in DNA and uracil is present in RNA at the place of thymine। A nitrogenous base, a nitrogenous base is linked to the OH of 1' cytose pentose group, cytosine pentose group through a and glycosidic। अब हम बात करें पेंटोज शुगर की।
पेंटोज शुगर का मतलब है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसकी रिंग में कितने होंगे, 5 होंगे। तो जो रिंग है फ्यूरिनोज टाइप की है या प्रीनोज टाइप की है। फ्यूरिनोज कल मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को पढ़ाया था। अब आप लोग बताइए कि हमारा पेंटोज फ्यूरिनोज होता है, फ्यूरिनोज टाइप की रिंग है या प्रीनोज टाइप की है। बताइए सब लोग, हमारा पेंटोज शुगर में किस टाइप की रिंग है, फ्यूरिनोज टाइप की है या प्रीनोज है। कल मैंने बताया था ये, सब लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। या फ्यूरिनोज, इसमत वेरी गुड। और किसी को नहीं मालूम है। मंतशा नहीं, फ्यूरिनोज नहीं होगा। और किसी को नहीं मालूम है। नो, गजाला, फ्यूरिनोज नहीं होगा। सब फ्यूरिनोज क्यों बोल रहे हैं, फ्यूरिनोज नहीं है, फ्यूरिनोज है, फ्यूरिनोज। अब मैं इसको बताती हूँ कैसे, अगर ये फ्यूरिनोज है तो क्यों है। एक मिनट में बताती हूँ। ठीक है, ये फ्यूरिनोज इस वजह से होगा क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। देखिए कुछ इस टाइप की रिंग बनेगी हमारी। CH2OH OH H OH now H and OH। कुछ इस टाइप की रिंग हमारी बनेगी पेंटोज शुगर की। अब इसको इस तरह याद रखिए, 4, कल मैंने 4 के बारे में बताया था, 4 यानी फ्यूरिनोज। फ्यूरिनोज से याद रखिए क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। अब इसकी नंबरिंग किस तरह होगी, तो इसकी नंबरिंग हमारी होगी कुछ इस तरह, 1 2 3 4, कुछ इस टाइप की रिंग होगी। इसमें देखिए आप कितने हैं, 4 हैं कार्बन, जिसकी वजह से ये होगा हमारा फ्यूरिनोज। क्या होगा हमारा, फ्यूरिनोज होगा। फ्यूरिनोज नहीं होगा, फ्यूरिनोज होगा, इट्स फ्यूरिनोज। इस तरह का रिंग है पेंटोज शुगर का, ये हमारा पेंटोज शुगर है। ठीक है, ये हमारा पेंटोज शुगर है, फ्यूरिनोज टाइप की रिंग है। अब ये कहाँ, अब इसको हम कहेंगे क्या, आरएनए या डीएनए। तो इसको हम कहेंगे आरएनए, क्योंकि ये जो ऊपर के 2 एच OH हैं, जब तक हम इसका ऑक्सीजन नहीं रिमूव करेंगे तब तक ये आरएनए कहलाएगा। जब इसका ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तब ये डीएनए कहलाएगा। तो इसके OH, ऊपर के 2 OH को हम कहेंगे सिस, सिस। ठीक है, सिस कहेंगे। सिस मतलब होता है बीटा राइबोज शुगर, बीटा राइबोज शुगर। सिस को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सिस को हम लोग बीटा राइबोज शुगर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बीटा राइबोज शुगर, सिस को। इन दोनों OH की वजह से, प्रेजेंट होने की वजह से इस रिंग में, इसको हम आरएनए कहते हैं। सो दिस टाइप इज सिस फॉर्म, सिस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। सिस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, बीटा राइबोज शुगर।
और बीटा राइबोज शुगर जो हमारा सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की वजह से ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं। हाँ, अगर 2' बीटा राइबोज शुगर है, अगर जहां पे डाईऑक्सी होगा ना तो वहां पे डीएनए होता है, डीएनए कहलाएगा वो। अगर हम ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो वो डाईऑक्सी कहलाएगा, फिर बीटा डाईऑक्सी राइबोज कहलाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड कंपोनेंट की, जो है हमारा, क्या है हमारा पता है? फॉस्फोट फॉस्फोट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप, हाँ फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब फॉस्फेट ग्रुप को हम लिखते हैं किस तरह है? फॉस्फेट ग्रुप को हम कुछ इस तरह लिखते हैं। फॉस्फेट को किस तरह लिखेंगे हम? PO PO3 नेगेटिव 4। ठीक है, कुछ इस तरह हम लिखेंगे। अब PO4 3 नेगेटिव लिखते हैं, और नेगेटिव के कारण दिस बिकम्स व्हाट? द चार्ज ऑन द डीएनए बिकम्स नेगेटिव। इसी फॉस्फोट की करामात है कि जो चार्ज है डीएनए पे, दैट बिकम्स नेगेटिव। और यही नेगेटिव चार्ज के कारण जब हम जेल इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस करते हैं, तब हम देखते हैं कि इट मूव्स टुवर्ड एनोड, which is positive end on the gel electrophoresis, जिसकी वजह से जेल इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस होता है। क्योंकि इस पे नेगेटिव का चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना। आप लोगों ने हमेशा फिजिक्स में पढ़ा होगा कि नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। अब नाइट्रोजनस बेस is linked to the pentose sugar through glycoside linkage। अब हमारा ग्लाइकोसाइड लिंकेज क्या है? तो हमारा ग्लाइकोसाइड लिंकेज का कुछ इस तरह का बनेगा। सबसे पहले रिंग हमारा, जैसे मैंने अभी पेंटोज शुगर का बनाया था, कुछ इस तरह का हमारा रिंग बनेगा। अब इन दोनों के बीच का जो लिंकेज है, ये रिंग का और आरएनए का, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है उसे हम क्या बोलेंगे? जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि बेस और शुगर आप में होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ बेस एंड शुगर। तो पेंटोज और नाइट्रोजनस के बीच का जो रिश्ता होता है उसे हम एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज। एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज। एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज। ठीक है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस के बीच का जो रिश्ता होता है उसे हम एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज। एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज यही होता है। पेंटोज, द रिलेशनशिप बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोज शुगर
उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज। न्यूक्लियोसाइड शुगर प्लस बेस होता है, ये हमको पता है। एडेनोसाइन एक न्यूक्लियोसाइड है जो सिर्फ आरएनए में मिलता है। ठीक है। नाउ अब हमारा है ग्यूनिन। सब लोग नोट कर लीजिए। एडेनोसाइन एक न्यूक्लियोसाइड है जो सिर्फ आरएनए में मिलता है। किसमें मिलता है? आरएनए में। एडेनोसाइन आरएनए में मिलेगा। डाई एडेनोसाइन हमारा डीएनए में मिलेगा। ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है, बट ये न्यूक्लियोसाइड आपको सिर्फ डीएनए में मिलेगा। जहां पे डाई ऑक्सी लगेगा ना, बस समझ जाएगा फौरन के वो डीएनए है। हमारा यूनिसाइन न्यूक्लियोसाइड कहाँ मिल रहा है? आरएनए में। इट इज अ पार्ट ऑफ आरएनए। आरएनए क्यों है? क्योंकि डाईऑक्सी नहीं लग रहा है। वहीं पर अगर डाईऑक्सी यूनिसाइन है तो यहाँ पर बात करें न्यूक्लियोसाइड है जो सिर्फ डीएनए में मिलेगा। देखिए यूनिनाइन, यूनाइन, हाँ यूनाइन हमारा आरएनए में मिल रहा है। एंड साइटोसाइन, साइटिडीन जो है ना हमारा, उसको साइटोसाइन भी कहते हैं, यानी साइटोसाइन को हम साइटिडीन भी कहते हैं। ये आपका न्यूक्लियोसाइड है जो आरएनए में मिलेगा। अब हमारा यूरिडाइन है। अब हमारा यूरिडाइन है जो आरएनए में मिलेगा। तो सब लोग अच्छे से याद कर लीजिए। यूनिसाइन है तो कहाँ है? आरएनए में। साइटोडाइन है यानी साइटोसाइन है तो कहाँ है? आरएनए में। यूरिडाइन है तो आरएनए में। और जहां डाईऑक्सी लग गया तो वो डीएनए में चला गया। इससे हमारे नोमेनक्लेचर को समझने में ज्यादा हेल्प होती है। नोमेनक्लेचर और अच्छे से समझ में आता है। अब saline features of double helix structure of DNA are as follows. It is made of two polynucleotide chain where the backbone is constituted by sugar, phosphate and the bases project inside. यानी कि अब कुछ सलाइन फीचर्स हैं डीएनए के बारे में। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब हमारा डीएनए कैसे बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। पॉली मतलब चेन, न्यूक्लियोटाइड मतलब, याद है किसी को? ये भूल गए? न्यूक्लियोटाइड मतलब मोनोमर। पॉली मतलब चेन। चेन बनता है जिससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो पॉली मतलब हमारा हो गया चेन, एंड न्यूक्लियोटाइड मीन्स मोनोमर। और इसकी बैकबोन जो होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी हमारी नहीं, डीएनए की। क्योंकि बिना बैकबोन के तो किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं होता ना। वैसे ही डीएनए की जो बैकबोन होती है वो किससे बनती है? शुगर से। शुगर यानी फॉस्फोर, फॉस्फेट एंड द बेस। बेस से बनती है, शुगर और बेस से। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इट मींस if one chain has the polarity 5 prime 3, the other has 3 prime 5। ये जो 5 के ऊपर डैश है ना, उसे हम प्राइम बोलते हैं, डैश नहीं बोलते। कॉमा टाइप है ना ये छोटा सा, इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम। इसका स्ट्रक्चर भी कुछ हमारा राइबोज शुगर, बीटा राइबोज शुगर की तरह बनता है। दो स्ट्रक्चर बनते हैं इस टाइप के। ये स्ट्रक्चर है हमारा जो किसमें बनता है? किसमें बनता है हमारा?
शुगर्स में जितने भी शुगर्स होती है ना, उसमें इन सब ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे स्ट्रक्चर बनता है जिसकी नंबरिंग होती है तो हमारे नंबरिंग इस तरह होती है 1 2 3 एंड 4। इस तरह की नंबरिंग बनती है। ये 5, ये जो CH2OH है इसकी नंबरिंग है 5। अब ये जो हमारा है यहाँ पे OH का, ये हमारा बेस है। ये हमारा बेस है। अब इसी तरह का एक और छोटा सा हम बनाएंगे। इस तरह का कुछ बनाएंगे हम एक और CH2OH, इधर OH और फिर 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4। इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर और उसके पहले वाला स्ट्रक्चर जब दोनों को मिलाते हैं तो दोनों को मिला के बन जाता है फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। इन दोनों के लिंकेज को हम कहते हैं फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। क्या कहते हैं? फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। सिर्फ एक का पहले जानिए कि एक का जो ये है हमारा स्ट्रक्चर, इसको फॉस्फो ईस्टर लिंकेज कहते हैं। और जब दोनों को मिला देते हैं ना, दोनों को मिलाने के बाद इसको हम कुछ इस तरह स्पेल करते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर। अब डाई आ गया तो ये DNA में चला गया, डाई ईस्टर लिंकेज। ठीक है, फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज कहते हैं। अब इसमें हमें ये बताना था आप लोगों को कि 5'3 का क्या काम है। तो सेकेंड पेज हमारा, तो ये जो फिफ्थ वाला है हमारा, ये फिफ्थ वाला जो मैंने नंबरिंग किया था आपके स्ट्रक्चर में, ये और फॉस्फेट ग्रुप यानी कि फॉस्फेट ग्रुप, इन दोनों के बीच में जो लिंकेज होता है ना, उसे 5'3 कहते हैं। यानी कि दो जो मैंने बनाया था, एक ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद एक और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनाया था, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि मैथ से हम लोग खींचते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, तो एक एंड से, एक लाइन से स्टार्ट होता है, फिर एक जाके एंड होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का जो बीच की दूरी होती है उसे हम 5'3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5'3। यानी कि मैंने दो छोटे छोटे से बनाए। अब इसे इतना सजाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कहाँ पे क्या चीज है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जैसे ये है, नंबरिंग इसकी 5 है। अब दूसरे वाले में थर्ड कार्बन की नंबरिंग जो होगी, ऐसे हमने नंबरिंग किया तो 1 2 1 2 3। तो थर्ड पे जो है हमारा कार्बन, और यहाँ इस वाले पे फिफ्थ पे जो हमारा CH2OH है,
इस पे जो है कार्बन है, इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हुई, अब यहाँ पे ये खत्म हुई, तो इन दोनों के बीच का जो लिंकेज होता है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है, उसे हम फॉस्फो ईस्टर लिंकेज कहते हैं। और इसका जो फिफ्थ है और इसका जो थर्ड है, उसको हम 5'3 कहते हैं। ठीक है, 5'3 कहते हैं। क्या कहते हैं? 5'3, 5'3। जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके ये एंड हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके एंड हुआ, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी उसे हम 5'3 कहेंगे। और इन दोनों के बीच का जो लिंकेज होगा, यानी इन दोनों के बीच का जो रिलेशन बना, उसे हम कहेंगे फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। क्या कहेंगे? फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। और जब दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, मैथ्स वाला कैलकुलेशन नहीं है इसमें, अब इन दोनों के बीच को जब हम एडिंग करेंगे, बाय एडिंग इट विल गिव फॉस्फो डाई ईस्टर। जब इन दोनों को हमने ऐड किया, इसे इसे और इसे, इन दोनों को जब ऐड किया तो हमने क्या कहा? इसे फॉस्फो डाई ईस्टर। यानी कि इनका जब नामकरण किया तो इनका नामकरण हो गया फॉस्फो डाई ईस्टर। फॉस्फो डाई ईस्टर क्या हो गया? फॉस्फो डाई ईस्टर। ठीक है, सब लोग याद रखिएगा, इन दोनों के बीच का जो इन दोनों के बीच का जो हमारा एडिशन हुआ, एडिशन को हमने कहा फॉस्फो डाई ईस्टर। हमेशा याद रखिएगा, नामकरण करने पे हो गई है फॉस्फो डाई ईस्टर। और अगर हम इन्हें कैलकुलेट नहीं करें तो सिर्फ एक शुगर को हम क्या बोलेंगे? फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। ठीक है, ये हमारे बीटा राइबोज शुगर होते हैं। यानी कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये बीटा राइबोज शुगर है। क्या है ये बीटा राइबोज शुगर है। और इसका नाम क्या है? जैसे किसी का दो नाम होता है, निक नेम, अब घर में प्यार से लोग ये बुलाते हैं, लेकिन बाहर का क्या नाम है स्कूल का? तो इनका स्कूल का नाम है बीटा राइबोज शुगर और इनके घर का नाम है फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। ठीक है, ये है इनका निक नेम। ज्यादातर ये इसी नाम से जाने जाते हैं। और इनका रियल नेम क्या है? बीटा राइबोज शुगर। ये वाला स्ट्रक्चर आपका सब में काम आएगा, फिर चाहे वो आपका पेंटोज शुगर हो, फॉस्फेट ग्रुप हो, यही वाला स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बीटा राइबोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, नाउ देखिए, ये जो आपका डीएनए है, इसके बीच में जो स्ट्रैंड्स होते हैं, ये हमारे स्ट्रैंड्स हैं, जो लैडर जैसे दिख रहे हैं, इसे हम स्ट्रैंड बोलते हैं, जिसे बेस पेयर कहते हैं। ये देखिए, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है इसकी, जो डीएनए है ना, उसे हम शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं। यानी कि ये जो स्ट्रैंड है, ये जो ब्लू कलर का है आपका, ये आपकी बैकबोन कहलाती है डीएनए की, जिसपे ही सारा बेस होता है। अगर इसकी बैकबोन नहीं हो, यानी ये ब्लू कलर का जो आप दिख रहा है डीएनए, वो नहीं हो, तो ये लैडर टिक ही नहीं पाए, गिर जाए, जिसकी वजह से डीएनए बन ही नहीं पाएगा। नाउ पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। Taken the distance between two consecutive base pairs as 0.34 Newton meter. If the length of DNA double helix in a typical mammalian cells is calculated simply by multiplying the total number of boiling point base pair with distance between two consecutive boiling base pair, that is
6.6। अच्छा देखो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, अब हमें डीएनए का लेंथ निकालनी है, यानी कि उसका कैलकुलेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, 6.6 इंटू 10⁻9 है, तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे कैसे, अगर नीट में पूछता है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले 3.3 इंटू 10⁻9 से इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। जो पावर है उसको हम, पावर नहीं सॉरी, ये जो पूरा 3.3 इंटू 10⁻9 है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। इफ द लेंथ ऑफ ई क्लोराइड DNA is 1.36 millimeter, can you calculate the number of base pairs in E chloride? अब इसको कैसे करेंगे, इसी तरह करेंगे, यहाँ पे पूछ रहे हैं ना कि किस तरह करें, तो हम 3.3 इंटू 10⁻9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। In eukaryotics, this organism is much more complex. There is a set of positively charged basic proteins called histones. A protein acquired charge depending upon the abundance of amino acids reduces with charged side chains. अब eukaryotics, eukaryotics में हमारा है ऑर्गेनिज्म विच इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, अच्छा इसके जो सेट्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इसमें कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं जिसे हम हिस्टोन्स कहते हैं, यानी हिस्टोन्स में हमारे पॉजिटिवली चार्ज सेट होंगे और बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, और उसमें कुछ बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन्स। ठीक है, क्या कहेंगे, हिस्टोन्स। अ प्रोटीन अक्वायर्ड चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड reduces the charge side change। अच्छा चेन जब बहुत ज्यादा चार्ज हो जाती है तो वो हमारे बॉडी में जो है सही से वर्क नहीं करेगी, तो अमीनो एसिड क्या करता है, चार्ज को थोड़ा कम कर देता है, यानी कि जब बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव तो बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी, डीएनए जेनेटिक प्रॉब्लम होने लगेगी, डीएनए प्रॉब्लम होने लगेगी, डीएनए खराब भी हो जाएंगे, तो अमीनो एसिड उसके पावर को थोड़ा कम करता है। जैसे कि अब हमें अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इतने वोल्ट की चाहिए होगी, अब उससे ज्यादा वोल्ट अगर मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा वोल्टेज हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से पंखा अगर हमने ऑन किया, फैन ऑन किया, फैन खराब हो जाएगा, तो फिर क्या फायदा है ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसीलिए हमें उतने ही वोल्ट का पावर चाहिए होगा जितने में हमारे इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल, मतलब फैन है, लाइट है, बल्ब है, सब नॉर्मल चले। तो उसी तरह हमारी बॉडी के लिए भी चार्जेस बहुत ज्यादा होने पर बॉडी सही से वर्क नहीं करेगी। अमीनो एसिड इस चार्ज को नॉर्मल करता है, यानी अमीनो एसिड हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर जो है, जितनी लाइट की जरूरत है, जितनी वाट की जरूरत है हमारे घर में, उतनी ही प्रोड्यूस करता है, उतनी प्रोवाइड करता है। उसी तरह अमीनो एसिड जो है हमारे बॉडी में चार्जेस को उतना ही देता है जितना हमारी बॉडी को जरूरत है। अगर ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा देगा, कम है तो कम, अमीनो एसिड उसे कम करता है। Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer। अच्छा हिस्टोन्स का जो फॉर्म होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, वो एक यूनिट फॉर्म करता है जिसमें 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं हिस्टोमर्स। और नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है
वो रैप्ड होता है पॉजिटिवली चार्ज की तरफ, नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, यानी कि जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज टिपिकल पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाएगा हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। चाहे जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, अब वो पॉजिटिवली चार्ज डीएनए की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। न्यूक्लियोसोम हमारा जो है वो एक यूनिट फॉर्म करता है जो डीएनए को रिपीट करता है। जैसे कि अब हमारा डीएनए बन रहा है, तो एक डीएनए से तो काम नहीं चलेगा। देखिए कुछ इस तरह का डीएनए हमें पूरी बॉडी में चाहिए, तभी तो डीएनए फॉर्म करेगा, तो जीन्स बनेंगे और हेरिडिटरी यूनिट फॉर्म होगी। तो इस तरह का डीएनए हमारी पूरी बॉडी में और चाहिए ना, चेन से चेन, डीएनए की चेन बन बन के तब एक डीएनए बनता है हमारा। ठीक है, हमारा एक चेन बनी, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है, क्योंकि इससे जो है एक जुड़ जुड़ के आपको क्या बनेगा, डीएनए। और उसी से हमारा बनता है क्रोमैटिन। यानी कि न्यूक्लियोसोम है क्या? न्यूक्लियोसोम वही है जो डीएनए को फॉर्म कर, डीएनए को और ज्यादा बनने में मदद करता है, जैसे एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे बनने में मदद करता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कलर्ड बॉडीज होती है जो हमारे न्यूक्लियस में दिखती है। अच्छा, न्यूक्लियस आपने कभी भी बनाया होगा तो कभी माइक्रोस्कोप पे देखिएगा, अपने स्कूल वगैरह में, या मैम से कहिएगा दिखाने के लिए, तो वो आपको माइक्रोस्कोप पे दिखाएंगी तो हमारे न्यूक्लियस बड़े प्यारे प्यारे दिखते हैं, कलरफुल। The nucleosomes in chromatin are seen as beads on a string. Structure when moved under हेलो मैम। electric. जी, मैम, डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर को ही तो न्यूक्लियोसोम बोलेंगे ना? मतलब हिस्टोन जो है 4+4 8, तो ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर और प्लस डीएनए, तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो आप कहना क्या चाह रही हैं? हेलो, मैम प्लीज न्यूक्लियोसोम को थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। हिस्टोन आपको समझ में नहीं आया? मैम आ गया हिस्टोन समझ में। आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं देखती हूँ। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है मुझे। मैम चैट बॉक्स में बहुत मैसेजेस किए हैं ऑल स्टूडेंट ने, मैंने भी, तो आप प्लीज चैट बॉक्स चेक कीजिए। ओके, मैं चेक करती हूँ। अच्छा, मुझसे अभी कौन क्वेश्चन पूछा था वो मुझे फिर से मैसेज करेगा। यहाँ पे इतने सारे मैसेजेस है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि आप लोग क्या पूछ रहे हैं। मुझसे अभी किसने क्वेश्चन पूछा था? क्या मुझे फिर से क्वेश्चन लिख सकता है? क्या आप मुझे फिर से चैट बॉक्स पे लिख सकती हैं, जिसने भी मुझसे पूछा था? हेलो मैम। जी, मैम कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन मुझे सेंड कर रहे हैं बाय मिस्टेक, तो नूर प्लीज क्वेश्चन मैम को सेंड कीजिए।
Poly means many, not chain, and you are teaching chain. अच्छा, आपको ये पता करना है कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 5 से या 3 से। तो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी 5 से, फिर 3 पे जाएगी, उसके बाद 3 से स्टार्ट होगी, फिर 5 पे जाएगी। यानी कि जो हमने अभी बनाया था राइबोस शुगर, तो उसमें जो CH2OH था, वहां से हमने काउंटिंग स्टार्ट किया, फिर हम दूसरे राइबोस शुगर तक ले गए। अब राइबोस शुगर में, कि मैं यहाँ पे बताती हूँ, स्क्रीन तो शेयर मैंने की नहीं। ठीक है, मैं इसे फिर से समझा देती हूँ। देखिए, कुछ इस तरह का मैंने बनाया। OH, CH2OH, ये CH2 है, ठीक है। CH2OH एंड H, फिर इधर H, इधर OH, ये। अब इसकी नंबरिंग हम इस तरह करेंगे, 1, 2, 3। ये हाइड्रोजन की नंबरिंग हम पहले कर रहे हैं। 4 हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से फ्यूरिनोज हुआ था हमारा पेंटोज शुगर में। 4 हाइड्रोजन की वजह से हम फ्यूरिनोज कहते हैं पेंटोज शुगर को, यानी उसके रिंग को फ्यूरिनोज कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5, ये हमारी नंबरिंग हुई 5। तो अब उसमें जिस तरह आपकी बुक में लिखा है, एनसीईआरटी में, तो पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा वाला जो हम बनाएंगे, ठीक है, इस तरह का हम बनाएंगे। इस तरह का बनाएंगे, और उसके बाद जो है, ये हमारा हो गया 5, ये 5th नंबर पे था, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यानी सॉरी कार्बन है, वो थर्ड पे है। तो फिर से हम थर्ड पे जाएंगे, इसकी नंबरिंग इसी तरह होगी, 5th से थर्ड पे जाएंगे, इसे हम बोलेंगे 5'3। और उसके बाद 3 से 5 पे जाएंगे, तो हो जाएगा 3'5। ठीक है, तो नंबरिंग हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं, 3 पे जाते हैं, फिर 3 से स्टार्ट करके 5 पे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया? ठीक है,
इस टाइप का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। इस तरह नंबरिंग करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ठीक है, अब इस तरह का हम एक और बनाएंगे, पेंटोज शुगर। इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। एक ये बन गया हमारा, ये वाला, और फिर दूसरा हमारा ये है। अब इसकी नंबरिंग किस तरह करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, फोर वाला ये है और थ्री वाला ये थर्ड है। अब इन दोनों के बीच का जो दूरी है, यानी कि ये फाइव वाला है, CH2OH, एंड ये थ्री वाला, ये वाला, ये वाला H जो है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम कहेंगे फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम फॉस्फो ईस्टर लिंकेज बोलेंगे। और हमारा फाइव से नंबरिंग स्टार्ट होगी और थ्री पे जाके खत्म होगी, यानी फाइव, फाइव प्राइम थ्री, और थ्री प्राइम फाइव। ठीक है, पहले फाइव प्राइम थ्री होगी, फिर थ्री प्राइम फाइव होगी, यानी कि फाइव से स्टार्ट होगी, थ्री पे खत्म होगी, फिर थ्री से शुरू होगी, फाइव पे खत्म होगी। यानी कि हमने एक लाइन स्टार्ट किया तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे एंड कर दिया। इसको मान लो आप लोग फाइव प्राइम और इसे थ्री प्राइम। अब सबसे पहले हमने किसी का ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लाइन खींचते हैं ना, तभी तो ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो फाइव से स्टार्ट किया, थ्री पे खत्म किया, फिर थ्री से ले गए, थ्री से ले जाते फाइव पे खत्म किया। इस तरह की नंबरिंग होती है हमारी, फाइव से स्टार्ट होगी, थ्री पे खत्म होगी। और इन दोनों का जब कैलकुलेशन होगा, यानी कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसे हम फॉस्फो डाई ईस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉस्फो डाई ईस्टर, फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज। क्या बोलेंगे, फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज।
फॉस्फोडाई ईस्टर लिंकेज। किसको बोलेंगे फॉस्फोडाई ईस्टर लिंकेज? दोनों की कैलकुलेशन को, इसको और इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा, मतलब जो नामकरण होगा, उसको फॉस्फोडाई ईस्टर बोलेंगे। ठीक है, फॉस्फोडाई ईस्टर बोलेंगे। और सिर्फ एक को हम यहाँ से यहाँ तक की 5 प्राइम से 3 प्राइम तक की दूरी को फॉस्फो ईस्टर लिंकेज बोलेंगे। अब सबको समझ में आ गया या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? सबको समझ में आ गया? हमारा 5 से स्टार्ट होगा और 3 पे एंड होगा। ओके, फॉस्फोईस्टर भी बोलेंगे नूर, और फॉस्फोडाइस्टर भी बोलेंगे। फॉस्फोईस्टर तब बोलेंगे जब 5 प्राइम से 3 प्राइम तक की दूरी होगी, उसको फॉस्फोईस्टर लिंकेज बोलेंगे। और जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जब दोनों को मिला के एक नामकरण करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, अब सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया? गुड, ठीक है। नाउ आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। जो मैंने बनाया है राइबोज शुगर का, बीटा राइबोज, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हम किसे कहते हैं? डीएनए को। डीएनए एंड आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी कि परदादा से स्टार्ट हुआ और हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक रहा, नेक्स्ट जनरेशन के उनके भी जनरेशन, उनके भी जनरेशन तक रहा, उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे परदादा से दादा को मिला, दादा से पापा को मिला, पापा से हमें मिला, अब हमसे नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, फिर उनसे उनकी जनरेशन को मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो एक से दूसरे को जाता है, यानी कि जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब। अच्छा, ये जो एस स्ट्रेन वाला है, ये कल मैंने आप लोगों को बताया था। मैं फिर से बता देती हूँ। इसमें क्या हुआ था कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया सब लोग जानते हैं कौन सा टाइप की डिजीजेस है, अभी हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ा है, जिसमें कि बहुत ज्यादा कफ हो जाता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। ये ज्यादा से ज्यादा छोटे बच्चों को होता है, और जो ओल्ड होते हैं उन्हें भी हो जाता है। सब ज्यादा इसकी चांसेस होती है छोटे बच्चों में, और जो ओल्ड होते हैं, जैसे दादा दादी नाना नानी, उन्हें। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है, bacteria was grown on a cultural plate. Some produce smooth, shiny clonines, while others produce rough clonines. This is because the S strain bacteria have a mucus polysaccharide coat, while R strain does not. Mice infected with the S strain die from pneumonia infection, but mice infected with R strain do not develop pneumonia. देखिए अब इसमें क्या कह रहा है। एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ स्ट्रेन, आर स्ट्रेन मतलब रफ स्ट्रेन। अब एस स्ट्रेन क्या है और आर स्ट्रेन क्या है? एस स्ट्रेन हमारा स्मूथ स्ट्रेन है, और आर स्ट्रेन हमारा रफ स्ट्रेन है। जिसमें क्या हुआ कि दो माइस थे, यानी कि दो चूहे थे। ग्रिफ ने इसे एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये तो मैंने कल बताया था आप लोगों को, एक बार फिर से बता देती हूँ कि ग्रिफ हमारे वो साइंटिस्ट है जिन्होंने डीएनए की खोज किया था, यानी बताया था कि डीएनए होता क्या है। तो जब उन्होंने क्या किया कि एक माइस जो था वो एस नाम के स्ट्रेन से इन्फेक्टेड था,
और दूसरा आर नाम के स्ट्रेन से इन्फेक्टेड था। पर एस वाले ने क्या किया कि एक स्मूथ क्लोनाइंस बना लिया, यानी कि एकदम शाइनी बना लिया, शाइनी एक बैक्टीरिया जैसा बना लिया, प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से ऐसे स्ट्रेन जो है एकदम डिजीज फ्री लग रहा था। ग्रिफ्ट ने जब उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें कुछ क्लियर समझ में नहीं आया। उनको ये लगा कि ये कोई डिजीज नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, बस ऐसे ही कुछ है जो प्रोड्यूस कर रहा है जीन्स वगैरह, उन्होंने ये सोचा। तो उन्होंने क्या किया ग्रिफ्ट ने कि बैक्टीरिया को हीट करना चाहा, पर वो बैक्टीरिया को हीट नहीं कर पाए। हीट तो किया उन्होंने, उनका सोल्यूशन हीट हुआ, पर उसमें बैक्टीरिया मरा नहीं। और उन्होंने ये पाया कि एस स्ट्रेन वाला जो माइस था, मतलब जिस चूहे को एस स्ट्रेन हो गया था, वो मर गया, और जो आर स्ट्रेन था वो जिंदा रहा, क्योंकि आर स्ट्रेन वाला रफ था। तो उनको उसमें बैक्टीरिया क्लियरली दिखा, जिसकी वजह से उन्होंने बैक्टीरिया को किल कर दिया, और जब माइस को इंजेक्ट किया तो वो ठीक हो गया, उसके अंदर एंटीबॉडीज बनी वैक्सीन से, और वो ठीक हो गया। लेकिन एस स्ट्रेन वाले में उन्होंने बैक्टीरिया का सही से पता नहीं लगा पाए, और बैक्टीरिया का सही से पता ना लगाने की वजह से वो मरा नहीं, वो उसे किल नहीं कर पाए, और वो जब चूहे को इंजेक्ट किया गया तो वो मर गया। तो स्मूथ स्ट्रेन में क्या होता है कि बैक्टीरिया जल्दी पता नहीं लग पाता है माइक्रोस्कोप में भी, क्योंकि वो इतना अच्छा क्लिस्टर क्लियर नहीं, इतना अच्छा वो सरफेस बना लेता है, जिसकी वजह से लगता है कि इसके अंदर कोई डिजीजेस नहीं है। यानी कि अब हम गंदा पानी देखा तो हमें तो नहीं पता कि उसके अंदर क्या इम्प्योरिटीज है, क्या है। ऊपर से तो हमें साफ साफ लग रहा है, पर अंदर में हमें नहीं पता ना क्या बैक्टीरिया है, क्या गंदगी है। तो उसी तरह उन्हें भी नहीं दिखा, उन्हें ऊपर से साफ साफ लगा, तो उन्होंने सोचा इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, इसे इंजेक्ट कर देते हैं तो वो चूहा जो जिसे निमोनिया हो गया वो ठीक हो जाएगा। यानी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था चूहे के साथ, उसे क्यों किया। निमोनिया का जब इन्होंने वैक्सीन निकाली, जब उसकी मेडिसिन निकाली, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम चूहे पे या पिग्स पे इसका ट्राई करते हैं, जब उन्हें कुछ नहीं होता तब इंसानों को दिया जाता है, यानी कि टेस्टेड। अब किसी भी सामान को हम देखते हैं मेडिसिन को, उस पर लिखा रहता है ओके टेस्टेड, यानी कि ये सबसे पहले किसी पे टेस्ट किया गया है, जब उसका कोई रिजल्ट साइड इफेक्ट नहीं निकला, सही रिजल्ट मिला, तब उन्होंने ह्यूमन को दिया। ओके टेस्टेड का मतलब यही होता है मेडिसिन में, जब लिखा रहता है कभी भी कोई मेडिसिन लाए या कोई भी सामान ऐसा इलेक्ट्रॉनिक भी होता है तो उस पर ओके टेस्टेड लिखा रहता है। तो इस बात को आप लोग जरूर गौर करिएगा। तो उन्होंने क्या किया कि निमोनिया का वैक्सीन निकाला, तो पहले चूहे पर टेस्ट किया, तो एस में वो फेल हो गए, एस में स्मूथ था, उन्हें पता नहीं चला बैक्टीरिया का, और उन्होंने जब चूहे को इंजेक्ट किया निमोनिया का वैक्सीन तो वो चूहा मर गया। और रफ में क्या हुआ कि रफ में बैक्टीरिया प्रेजेंट था, पर उन्हें क्लियरली दिखा, रफ साइड थी। अब रफ साइड है तो आराम से, अब किसी की स्किन है बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है, अब हमें नहीं पता ना कि उसकी स्किन सच में ग्लो कर रही है या उसने कोई क्रीम लगाया है ऐसी, या कोई मेकअप ऐसे किया है जिसकी वजह से उसकी स्किन ग्लो कर रही है। अब कोई दूसरा है वो एकदम नेचुरल है ना, वो कोई क्रीम यूज करता है, ना कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ना कोई मेकअप, वो एकदम नेचुरल पूरा टाइम रहता है। तो हम किसको ज्यादा अच्छा समझेंगे, जो बहुत ज्यादा सज सवर के आया होगा, बहुत ज्यादा मेकअप करके आया होगा, हम उसे ज्यादा अच्छा समझेंगे ना कि नहीं ये ज्यादा खूबसूरत है। जबकि किसी की नेचुरल ब्यूटी वही है जो मेकअप से नहीं छुपे, यानी कि बिना मेकअप के वो सामने आए, उसे हम नेचुरल ब्यूटी कहते हैं। वो हमारा हो गया रफ। अब कोई आया सही से तैयार नहीं है, हाल से बेहाल है एकदम, ना मेकअप है ना कुछ है, गोरी है फिर भी कोई फायदा नहीं, कोई मेकअप नहीं किया लोग के, क्योंकि आजकल लोग मेकअप वाले को ज्यादा पसंद करते हैं, बिना मेकअप वाले को कोई नहीं करता पसंद। तो उसी तरह वो बिना मेकअप के आ गई, रफ रफ, तो लोग ज्यादा उसी को देखेंगे जो खूब मेकअप से आया हो, खूब तैयार होके आया होगा। उसे तो नहीं देखेंगे ना जो मेकअप करके नहीं आया और एकदम रफ रफ से अजीब से हाल से बेहाल बाल हैं और सही से मुंह भी नहीं धुला। तो उसी तरह इसमें भी है कि उसने खूब अच्छा, ऐसे स्ट्रेन ने खूब अच्छा से अपने आप को बना लिया, बैक्टीरिया का पता नहीं चल पाया, और माइस को जब इंजेक्ट किया गया तो माइस मर गया। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। इससे ग्रिफ ने जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे, क्योंकि आर वाला तो उनका काम कर गया, आर वाले में चूहा जिंदा रहा, दो चूहे को उन्होंने निमोनिया का पहले वायरस दिया, फिर उसको ठीक करने के लिए उन्होंने वैक्सीन बनाई, मेडिसिन बनाई, एंटीबॉडीज तैयार करी, पर एस स्ट्रेन में वो फेल हो गए, और आर स्ट्रेन में चूहा जिंदा था, तो उनका वो वाला प्रोजेक्ट काम कर गया। ठीक है ना, आज की क्लास हम लोग यही पे एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे
बायो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज का टॉपिक सबको अच्छे समझ में आ गया ना? कहीं पे कुछ भी डाउट है किसी को? जहां तक मैंने आज टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, सब लोग वहां तक सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। सबको आर और एस वाला समझ में आ गया ना? स्ट्रेन, स्मूथ एंड रफ वाला। मैंने इसलिए मेकअप का एग्जांपल आप लोगों को दिया ताकि आप लोग को दिमाग में अच्छे से याद हो जाए। जब भी आप लोग मेकअप के बारे में सोचे तो आप लोगों को एस और आर स्ट्रेन के बारे में याद आ जाए, क्योंकि जब आउटसाइड ऑफ सिलेबस एग्जांपल दो तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। ओके, अल्लाह हाफिज टू ऑल।